भाई तुमसे सरकार नहीं चलती तो छोड़ दो। मंच पर वो लोग बैठते हैं जो चिट्टे के संरक्षक दिखाई देते हैं। बाबरी बननी चाहिए कि भगवान राम वहां पैदा ही नहीं। राम के नाम के कट्टर विरोधी हैं कांग्रेसी। केंद्र सरकार ने हिमाचल को कोई मदद नहीं किया। राहत की सरकार नहीं, आपदा की सरकार बंद कर रही है। जी राम जी योजना शुरू हो गई। स्कूल के बच्चों को दौड़ा करके अपनी छवि सुधार अभियान और उसके लिए सरकार के पैसे का दुरुपयोग। आज तक 500 बेड का हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था, जिसके पैसे केंद्र सरकार ने दिए थे। उसकी जिम्मेवारी हेल्थ मिनिस्टर साहब से छुड़वा के अब धर्मानी जी को दे दी गई है। वन मित्र लगाएंगे, रोगी मित्र लगाएंगे, पशु मित्र लगाएंगे, पता नहीं किस किस के मित्र लगाएंगे, अप्रेंटिस लगाएंगे, पक्का नहीं लगाएंगे। बीजेपी की सरकार बाद में आकर के देखेगी क्या करना है। क्या किया 3 साल में? धर्मानी जी जरा पूछता हूं मैं। 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे, तीनों के तीनों बंद पड़े हैं। 54,000 रुपया हर बहन का मुख्यमंत्री सुखविंदर जी के ऊपर कर्ज चढ़ गया। मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं 7 गारंटियां पूरी कर दी। ये चाहे कि वो कोई एक अच्छा काम गिना दे। विश्वविद्यालयों के साथ एक राजनीति चल पड़ी। ये 3 साल के अंदर ये आपदा की सरकार बन करके विधानसभा से बाहर निकले, तख्तियां लेकर के हड़ताल पर आ गए। चुनाव आयोग का गला घोटा गया। उनको पोस्टपोन करने के लिए अलग अलग प्रकार के बहाने बनाए जा रहे हैं। सरकारी साधनों की लूट के ऊपर गैंगवार है। आयुष्मान बंद, हिमकेयर बंद, कन्यादान योजना बंद, सारी कल्याणकारी योजनाएं बंद और कर्जा 45,000 करोड़ रुपए का। धर्मानी जी वास्तु स्थिति जाने बिना सिरमौर जिला की जनता के साथ और धोखा क्यों कर रहे हैं? 3 साल से एक ईंट मेडिकल कॉलेज में नहीं लगी, उसकी जिम्मेवारी धर्मानी जी ले रहे हैं क्या? 25 आइस हमारे और वेंटिलेटर लगाए थे, 25 के 25 बंद पड़े हैं। 7 आईसीयू के बेड थे, 7 के 7 बंद पड़े हैं। हिमाचल का सबसे पुराना अस्पताल है और आपको मालूम नहीं कि वहां एम्बुलेंस नहीं जाती। और वो नई योजना मनरेगा से बेहतर योजना है। साल 2025 का समापन और साल 2026 का आगाज होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश का ये साल कैसे गुजरा, साथ साथ प्रदेश सरकार भी 3 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। कैसे इस 3 साल के कार्यकाल को विपक्ष देखता है? डॉक्टर राजीव बिंदल हमारे साथ मौजूद है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव टाइम्स टीवी पर और नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। लाइव टाइम टीवी के दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। ईस्वी संवत 2026 शुरू होने जा रहा है और 2025 ईस्वी समाप्ति की ओर अग्रसर है। हम 2026 का वर्ष प्रदेशवासियों के लिए शुभ हो, ऐसी कामना करते हैं। डॉक्टर साहब, प्रदेश सरकार 3 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। आप कैसे देखते हैं इस 3 साल के कार्यकाल? यदि तो प्रतिपक्ष की बात कहें तो सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि प्रतिपक्ष कभी भी और सरकार की प्रशंसा बड़ाई नहीं करता है। परंतु ये जो 3 साल हैं, ये कुछ बिल्कुल ही भिन्न है। अगर 3 साल के अंदर सरकार भी ये चाहे, सरकार का मंत्री भी ये चाहे कि वो कोई एक अच्छा काम गिना दे, तो वो एक गिनाने में भी उनको कठिनाई है। और वजह उसकी यह है कि 3 साल में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश को डिरेल किया, पटरी से उतार करके रख दिया है, ना भूतो ना भविष्य में, ना पहले ऐसा कभी हुआ और शायद आगे भी कभी ऐसा नहीं होगा। और अगर जे इसको एक लाइन में समेटा जाए तो आज तक के राजनीतिक इतिहास की हिमाचल की सबसे और निकम्मी सरकार यदि साबित हुई है तो वर्तमान
श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार साबित हुई है। डॉक्टर साहब, सरकार तो 3 साल का जश्न मना रही है। मंडी के भीतर बहुत बड़ा कार्यक्रम सरकार ने किया। मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं 7 गारंटियां पूरी कर दी है। मैं कुछ विषय आपके सामने रखता हूं, जनता के सामने रखता हूं, उससे अनुमान हो जाएगा कि हम कहां खड़े। 3 साल में किसी भी सरकार के पास बताने के लिए कम से कम 50 काम होते हैं। उन्होंने हेल्थ के क्षेत्र के अंदर कोई नया कीर्तिमान किया होगा, गरीबों के कल्याण की कोई नई योजना शुरू की होगी, उन्होंने दवाइयों को सस्ता दिया होगा, उन्होंने कोई हेल्थ का कार्ड बनाया होगा जिससे हर किसी को सुलभ चिकित्सा होगी। नहीं, चिकित्सालय बंद करने के अंदर इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद किए, सीएचसी बंद किए, अस्पताल बंद किए, डॉक्टरों की भर्ती बंद की। डॉक्टरों को मिलने वाला एनपीए, जो हिमाचल प्रदेश की चिकित्सा पद्धति का सबसे बड़ा आधार रहा, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, वो बंद कर दिया। और आज जो नया लगने वाला चिकित्सक है वो 35,000 रुपए की तनख्वाह के ऊपर काम पर लग रहा है। 35,000 रुपए में एमबीबीएस डॉक्टर वो आज काम पर आ रहा है। तो चिकित्सा पद्धति का बेड़ा गर्क कर दिया। चिकित्सा का दूसरा हिस्सा है आयुर्वेद। आयुर्वेद में कोई नया काम नहीं हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में 1,500 शिक्षा संस्थान बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए। विश्वविद्यालयों के साथ एक राजनीति चल पड़ी। एक विश्वविद्यालय मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी हुई है नेर चौक में, उसको लेकर के जाएंगे सरकाघाट में। भाई सरकाघाट में उसको क्यों लेकर के जाएंगे? आप एक नई यूनिवर्सिटी खोलो ना सरकाघाट में। किसने रोका है आपको? आपने पिछले 3 साल के अंदर एक भी नया संस्थान खड़ा नहीं किया, ना चिकित्सा का किया, ना शिक्षा का किया। आप 3 साल के अंदर बताने को आपके पास क्या है? आपने और सड़कों की व्यवस्था, विकास के अंदर सड़क, पानी, बिजली महत्वपूर्ण पहलू है। आपकी सड़कों की हालत ऐसी है कि 3 साल के बाद गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है यही नहीं पता लगता। गड्ढों को भरने के लिए जगह जगह गांव के लोग आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, धरने करते हैं, तो गड्ढे मिट्टी से भरने का काम होता है। ये प्रदेश की सड़कों की हालत है। जो सड़कें आपदा में 2023 के अंदर गिर गई, 24 में गिर गई, 25 में गिर गई, आज तक वो चालू नहीं हुई है। आपने आवागमन का साधन एचआरटीसी हमारा मुख्य साधन है। एचआरटीसी की बसें ऑफ रोड कर दी। 500 बसें पहले ऑफ रोड कर दी, 500 बसें अब दोबारा से आप ऑफ रोड कर रहे हैं। 1,000 के लगभग बसों के रूट आपने बंद कर दिए। एचआरटीसी में सामान्य व्यक्ति अपना गांव से निकलकर शहर जाना, कामकाज करना, इलाज कराना, वो सब करता था। आपने उसके किराए बढ़ा दिए। एचआरटीसी के किराए इतने ज्यादा बढ़ा दिए कि उसमें पहुंच से बाहर हो गया। आपने बिजली, जो एक सामान्य रिक्वायरमेंट है, वो बिजली के दाम आपने बढ़ा दिए। 46% बिजली के दाम बढ़ाए हैं। और जिस व्यक्ति का 500 रुपए का बिल आता था उसका 5,000 रुपए का बिल आता है। पानी, शहरी क्षेत्र के अंदर पानी के दाम आपने 100 से 500% तक रेट बढ़ा दिए। गांव में पानी फ्री मिलता था, आपने उसके मीटर के चार्जेस लगा दिए। वाटर सप्लाई, घरों में जो कनेक्शंस के काम चले हुए थे वो सारे आपने ठप कर दिए। सड़क, बिजली, पानी विकास का सबसे बड़ा मॉडल है। शिक्षा और स्वास्थ्य, पांचों के अंदर टोटल डिरेलमेंट आपने खड़ी कर दी। इसके बाद बताने को क्या है 3 साल के अंदर? जश्न मनाने को क्या है 3 साल के अंदर? इसलिए हम ये कह रहे हैं कि
हिमाचल प्रदेश के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार यदि कोई है तो वो वर्तमान कांग्रेस की प्रदेश सरकार है। सर बार बार सरकार के मंत्री ये कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं हिमाचल में आपदाई 2023 में भी और फिर से 2025 में भी केंद्र सरकार ने हिमाचल को कोई मदद नहीं की। हालांकि हाल में एक बड़ी राहत राशि केंद्र की तरफ से हिमाचल को मिली भी है। इस पर आपका क्या कहना है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने पूछा। 2023 के अंदर जैसे ही आपदा की घटना हुई, सबसे पहले यदि केंद्र से दौड़ करके पहुंचे तो आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी पहुंचे। आते ही उन्होंने आदरणीय मोदी जी की तरफ से 180 करोड़ रुपया दिया। उसके एक सप्ताह 10 दिन के बाद दोबारा आए, फिर उन्होंने 180 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की तरफ से दिया। फिर तीसरी बार आए, फिर चौथी बार आए, फिर पांचवी बार आए। केंद्र से निरंतर माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आना और प्रदेश को राशियां मिलना, गडकरी जी का आना और प्रदेश को राशियां मिलना, ये लगातार जारी रहा और हर बार पैसा प्रदेश की सरकार के खाते में आता रहा। 2023 में, 2024 में, 2025 में 5,300 करोड़ रुपए की राहत राशियां वो प्रदेश को प्राप्त हुई और उसके बाद अभी जैसा आपने बताया 600 करोड़ रुपया और मिला। सवाल तो ये है कि वो राशियां गई कहां? आपदा प्रभावित लोगों तक पहुंची नहीं। आपदा प्रभावित लोगों को अभी तक 2 बिस्वा जमीन नहीं मिली। आपदा प्रभावित लोगों को मकान बनाने के पैसे नहीं मिले। आपदा प्रभावित लोग अभी तक धर्मशालाओं में, रिश्तेदारों के घरों में, स्कूलों में और विस्थापित के तौर के ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं। आप उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए जश्न मना रहे हैं और जश्न मनाने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपया सरकार का आपने और खर्च कर दिया। करोड़ों रुपए की बसें लेकर के गए, लोगों को लेकर के गए, ढो करके गए, पूरे प्रदेश में होर्डिंग लगाए। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के आपने पब्लिसिटी के होर्डिंग लगा दिए। प्रदेश के आम जनमानस वो इस हाल में से गुजर रहा है कि 3 साल के अंदर ये आपदा की सरकार बन करके रह गई। राहत की सरकार नहीं, आपदा की सरकार बनकर रह गई। सर 2025 में अभी आपदा हिमाचल के भीतर आई। हमने देखा कि भाजपा के कार्यकर्ता और स्वयं आप कमान संभाले हुए थे, जगह जगह प्रदेश का दौरा किया। प्रदेश सरकार की उस समय क्या भूमिका आप रहे? क्या सकारात्मक भूमिका जो एक सरकार को निभानी चाहिए थी, क्या कोई उसमें दिखी ग्राउंड लेवल पे? 30 जून की मध्य रात्रि में मंडी क्षेत्र में भयानक आपदा आई और 1 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश में सजग हो गई। 1 तारीख की शाम से लगातार राहत सामग्री पूरे हिमाचल प्रदेश से मंडी जिला पहुंचनी शुरू हुई और हजारों किटें, जिसके अंदर राशन की किटें, सामान की किटें, कंबल की किटें, गद्दों की किटें, बर्तनों की किटें, दवाइयों की किटें और एक एक घर तक हमारा कार्यकर्ता कंधे के ऊपर उठा करके 10-10 किलोमीटर पैदल चल करके राहत सामग्री लेकर के घरों में पहुंचा। हमारे नेता, चाहे वो आदरणीय जयराम जी थे, चाहे वो मैं स्वयं था या बाकी हमारे मंत्रीगण थे, विधायकगण थे, सभी लोग निरंतर जनता में जाकर के सेवा कार्यों में जुटे हुए थे और उनको बचाने का काम, दवाई का काम, चिकित्सा का काम, अस्पताल पहुंचाने का काम, कैंपों को लगाने का काम, उस सब कामों में लगे हुए थे। और यहाँ तक कि 8 तारीख तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी स्वयं दिल्ली से चल करके आपदा प्रभावित क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्र में दौरा करने पहुंच गए और माननीय मुख्यमंत्री जी उनके आने के बाद प्रभावित क्षेत्र के अंदर पहुंचे। ये स्थिति प्रदेश सरकार की थी।
और केवल मंडी की बात नहीं करेंगे, जब वही आपदा का विस्तार हुआ, चंबा जिला के अंदर हुआ, तो चंबा में भी हमारे हजारों कार्यकर्ता वो निरंतर पहुंचे। मुझे ये बात का बड़ा फक्र है कि चंबा में हम और 46 ट्रक बड़े ट्रॉले वाले वो सामग्रियां लेकर के पहुंचे। ऊना पहुंचे, हमीरपुर पहुंचे, बिलासपुर पहुंचे, सुंदरनगर पहुंचे, मंडी पहुंचे, कुल्लू पहुंचे, सैंज पहुंचे, रामपुर पहुंचे, किन्नौर पहुंचे। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राहत सामग्री लेकर के अपने भाई बहनों के पास नहीं पहुंचा। और हमें आपके माध्यम से हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का, इवन और पूर्वांचल के जो राज्य हैं असम और त्रिपुरा, इनका धन्यवाद करना है जिन्होंने हमें बड़ी मात्रा में राहत सामग्री हिमाचल के कार्यकर्ता के अतिरिक्त भी पहुंचाने का काम किया। पर दुखदायी पहलू क्या है कि जो काम सरकार के करने का वो नहीं किया। सरकार के करने का था तुरंत सड़कें खोलते, आवागमन का साधन वहां जारी होता, उसमें बहुत डिले हुआ, वो ठीक तरीके से नहीं हुआ। जो लोगों को अभी तक भूमि मिल करके मकान बनाने का काम शुरू होना चाहिए था, एक भी व्यक्ति को 2023, 24, 25 के विस्थापितों को अभी तक भूमि नहीं मिली है। तो ऐसे में जो केंद्र की सहायता है वो सहायता कहां लग रही है, उसकी बंदरबांट हो रही है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और प्रदेश का जनमानस जो आस लगा करके बैठता है किसी भी सरकार से, वो आस पूरी तरह से टूट गई और किसी भी प्रकार की राहत वर्तमान सरकार ने नहीं। डॉक्टर साहब, कांग्रेस इन दिनों पूरे देश भर में और हिमाचल में भी सड़कों पर उतरी है वोट चोरी को लेकर, और एक आरोप इनका ये कि मनरेगा को सुनियोजित तरीके से बंद करने की कोशिश हो रही है। और इस बार तो एक और अजीबोगरीब स्थिति मिली कि विधानसभा का सत्र चल रहा था और सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री भी धरने पर बैठ गए। क्या स्थिति थी? कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और अभी 3 दिन पहले इन्होंने अपनी पार्टी के 140वां साल मनाया। होना तो ये चाहिए था कि आयु के साथ ये मैच्योर होती, आयु के साथ आगे बढ़ती, परंतु जैसे जैसे कांग्रेस की आयु बढ़ती चली गई, ये और मुद्दों से पीछे भागती चली गई। देश इन्होंने छोड़ा, राष्ट्र इन्होंने छोड़ा, सनातन इन्होंने छोड़ा, गरीब इन्होंने छोड़ा, सबको छोड़ करके केवल एक परिवार के पीछे पड़ी है पार्टी, और वो नेहरू गांधी परिवार है। वो परिवार सुखी रहना चाहिए, वो परिवार जो कहे वो इनको करना चाहिए, सिर्फ इतनी बात है। अब आदरणीय राहुल गांधी जी को ये समझ ही नहीं आ रहा कि जो मनरेगा है वो मनरेगा योजना बदल करके जी राम जी योजना हो गई है। ग्रामीण विकास की नई योजना का पदार्पण देश में हो चुका है और वो नई योजना मनरेगा से बेहतर योजना है। मनरेगा में 100 दिनों की गारंटी थी, इसके अंदर 125 दिन की गारंटी है। इसके अंदर जो और बहुत सारी चीजें हैं, मनरेगा का जो पार्टिसिपेंट है उसको बहुत सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाने वाली है। अब वो जी राम जी योजना शुरू हो गई। अब उसका विरोध तो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उसमें राम का नाम है। राम के नाम के कट्टर विरोधी हैं कांग्रेसी, कट्टर विरोधी हैं। भगवान राम इनको भारत में नहीं चाहिए। राम जन्म स्थान पर राम मंदिर बनना चाहिए, उसका ही विरोध करते हैं। करोड़ों रुपया वकीलों को देकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात हल्फनामे में दाखिल की कि भगवान राम वहां पैदा ही नहीं हुए, और उस बात को जस्टिफाई करते करते इन्होंने पूरी जिंदगी बिता दी कि भगवान राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है।
भगवान राम के मंदिर का विरोध, भगवान राम के जन्म स्थान का विरोध, भगवान राम के नाम का विरोध, राम नाम पर कोई योजना चली जाए उसका विरोध। और अब तो सनातन को ये कीड़े मकोड़े और मच्छर मानने लग गए। खुलेआम बोलते हैं कि सनातन जो है कीड़े मकोड़े और मच्छर की तरह से। बाबरी बननी चाहिए, उसके लिए इनका समर्थन दिखाई देता है। बाबर जो आतताई है, भारत पर हमलावर है, भारत के मंदिर तोड़े हैं, भारत की अस्मिता लूटी है, उसके साथ खड़े हुए हैं। पर पैदा होते राम, मृत्यु तक राम, घट घट में राम, राजा राम उनके विरोधी हैं। इसलिए भूख हड़ताल पर बैठे। दुनिया में अजूबा निराला है, सरकार भूख हड़ताल पर है, मुख्यमंत्री भूख हड़ताल पर, मंत्री हड़ताल पर, सरकारी अधिकारी हड़ताल पर, सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर, राम के विरोध में कांग्रेस हड़ताल पर। अरे भाई, तुम समाज का काम करो। एक तरफ मोदी जी ने 601 करोड़ रुपया दिया, आप उसका धन्यवाद करते, जनता का ध्यान भटकाने के लिए खुद ही बैठ गए। विधानसभा चलाना तुम्हारा दायित्व है, विधानसभा से बाहर निकले तख्तियां लेकर के हड़ताल पर आ गए। भाई, तुमसे सरकार नहीं चलती तो छोड़ दो, दोबारा चुनाव करा दो, जनता कोई नई सरकार चुन लेगी। तुम्हारे अंदर विश्वास होगा तो तुमको दोबारा चुन लेगी। एक अराजकता का माहौल। और मैं एक आज आपके माध्यम से वर्तमान सरकार पर आरोप लगाने चाहूं। 3 साल में इस सरकार ने जनता को बुरी तरह त्रस्त किया, महंगाई के नाते त्रस्त किया, लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति के नाते त्रस्त किया, चिट्टे से त्रस्त किया, नशे से त्रस्त किया। और जब सरकार की छवि पूरी तरह से बैठ गई, धूमिल हो गई, तो अब सरकार के पैसे से, जनता के पैसे से एक नया अभियान सरकार ने शुरू किया है, और वो अभियान है छवि सुधार अभियान। आजकल माननीय मुख्यमंत्री जी, सारे सरकारी अधिकारी, पुलिस, अमला सब मिलकर के सरकार की, मुख्यमंत्री जी की छवि सुधार के कार्यक्रम में लगे हैं। उसके लिए स्कूलों के बच्चे बुला, कॉलेजों के बच्चे बुला, दफ्तरों से लोगों को बुला, दफ्तरों में ताले लगा, वहां ला करके नारे लगा, नाम चिट्टा भगाने का। वास्तव में मंच पर कौन बैठे होते हैं, ये नजरसानी करने की जरूरत है। मंच पर वो लोग बैठते हैं जो चिट्टे के संरक्षक दिखाई देते हैं, और स्कूल के बच्चों को दौड़ा करके अपनी छवि सुधार कार्यक्रम, छवि सुधार अभियान, और उसके लिए सरकार के पैसे का दुरुपयोग। अभी बिलासपुर की घटना हमारे सामने है। मंच पर कौन लोग बैठे थे, उसके सवालात खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में स्टैंड लिया, नेता प्रतिपक्ष के साथ सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री जी के कंधे से कंधा मिलाकर के कहा, हम चिट्टा उन्मूलन अभियान में सरकार के साथ खड़े हैं। जब साथ खड़े हैं तो बिलासपुर के कार्यक्रम में बिलासपुर के विधायक क्यों नहीं बुला रहे? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वहां क्यों नहीं बुलाया जा रहा? इसलिए कि वो मुख्यमंत्री जी का, सरकार का एक छवि सुधार अभियान है। परंतु जनता सब जान रही है, जनता को सब मालूम है कि क्या चल रहा है। तो सब सरकार पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय के जो चुनाव हैं, इनको लगातार सरकार टाल रही है। क्या लगता है, और कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि 2027 से पहले ये सेमीफाइनल हिमाचल प्रदेश के भीतर होगा? पंचायतों के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव, ये संविधान की ऑब्लिगेशन है, इसको समय अवधि पर होना ही चाहिए। और चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ने इसकी नोटिफिकेशन की, हर चीज की, और डेटें तय की, परंतु चुनाव आयोग का गला घोंटा गया है।
उनको पोस्टपोन करने के लिए अलग अलग प्रकार के बहाने बनाए जा रहे हैं। चुनाव और ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में अर्बन डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, ये एक और गांव का अधिकार है, जनता का अधिकार है। उसको लटकाने का कोई औचित्य नहीं है और उसको लटकाना गैर कानूनी है। डिजास्टर का बहाना सरकार बना रही है। कि बहाने तो ये रोज कोई ना कोई बनाते हैं। डिजास्टर में सेवा तो की नहीं है, परंतु स्थिति बहुत गंभीर है। सर 2025 इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा खासकर आपके लिए, दोबारा से हिमाचल प्रदेश के जो पार्टी के अध्यक्ष आप बने पार्टी के, आगामी 2027 का चुनाव, इसके लिए कितने तैयार, आपके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाना है? भारतीय जनता पार्टी और बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक पूरी तरह चाक चौबंद है। 8009 पोलिंग बूथ हैं। हमारे सभी पोलिंग बूथों के ऊपर समितियों का गठन हो गया है। 171 मंडलों का गठन, सभी जिलों का गठन, प्रदेश का, मोर्चों का, प्रकोष्ठों का, और पार्टी पूरी तरह से तैयार है चुनाव के दृष्टिगत। और इसमें हर कार्यकर्ता को काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम उस दिशा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे आपके माध्यम से चंद बातें और ध्यान लानी। जो प्रदेश की सरकार का ये जो साल 2025 गया है, ये प्रदेश की जनता के लिए बहुत भयावह गया है, बहुत भयावह गया। इस साल के अंदर जितना गैंगवार हुआ हिमाचल में, जगह जगह गोलाबारी हुई। अब ऊना की जो गोलाबारी है, ऊना का जो गैंगवार है, एक ही राजनीतिक दल के एक ही नेता के अलग अलग लोगों के बीच में गैंगवार होता है। और वो गैंगवार क्यों होता है, ये समझने की जरूरत है। सरकारी साधनों की लूट के ऊपर गैंगवार है। इसी तरह का गैंगवार अभी और नालागढ़ में होता है। वहां भी एक ही सरकारी नेता के दो गैंग और उसके अंदर गैंगवार होता है, गंडासे चलते हैं, बंदा ऊना में हलाक हो जाता है, यहाँ पर पीजीआई पहुंच जाता है। वो चाहे हत्याएं हैं, लूट है, फिरौती है, आगजनी है और नशे की घटनाएं हैं, उनमें 2025 के अंदर बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसी बीच में और बिजली बोर्ड के चीफ इंजीनियर नेगी जी की और असामयिक मृत्यु, अब उसको मृत्यु कहेंगे, हत्या कहेंगे या फिर सुसाइड कहेंगे, ये एक गुत्थी के रूप में है जिसने हिमाचल प्रदेश को झकझोर करके रख दिया है। 21 साल तक निरंतर ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति और एकाएक गायब हो जाता है और उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है। उसकी जो और रिकॉर्डिंग से बाकी है, उसके अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े होते हैं। यानी 3 साल पहले चंबा में जो नृशंस हत्या होती है दलित युवा की, वहां से लेकर के आज तक जो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी वो देखने को नहीं मिलती। यानी आज की डेट के अंदर ये कहा जा सकता है कि जो देवभूमि है वो शर्मसार हो रही है। देवभूमि में और गैंगवार, देवभूमि में गोलाबारी, देवभूमि में चिट्टे का भयानक प्रचलन, ये वास्तव में बहुत कष्टदायक है, दुखदाई है और 3 साल के अंदर इसमें भारी भरकम वृद्धि हुई है। हम 2 विषय और ध्यान कराना चाहेंगे कि सरकारें आई, सरकार चलाने के लिए, विकास कार्यों के लिए लोन लेने का काम हुआ, परंतु ये तो निराली सरकार है। 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और विकास बंद।
संस्थान बंद, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद, सेवा करने वाली स्कीमें बंद, आयुष्मान बंद, हिम केयर बंद, कन्यादान योजना बंद, सारी कल्याणकारी योजनाएं बंद और कर्जा 45,000 करोड़ रुपए का। और अंतिम और महत्वपूर्ण बात, झूठ की पराकाष्ठा, हाइट ऑफ, यानी झूठ इतना बड़ा। आपने कहा था 28 लाख बहनों को पहली कैबिनेट में 1,500 रुपए मिलेगा। 3.25 साल हो गए, कैबिनेट रोज होती है, कोई पैसा नहीं मिला। अब तो 54,000 रुपया हर बहन का मुख्यमंत्री सुखविंदर जी के ऊपर कर्ज चढ़ गया। 18 साल से ऊपर की सभी बहनों को मिलना था। अब वो जो विधानसभा में उत्तर आया 28 लाख की बजाय 28,000 का आया है, और उसको बोलते हमने गारंटी पूरी कर दी। 1 लाख बेरोजगारों को पहले दिन सरकारी नौकरी मिलनी थी, पहली कैबिनेट में मिलनी थी। बहन प्रियंका जी बोल करके गई 67,000 पद रिक्त हैं, 33,000 सृजित करेंगे, 5 लाख रोजगार देंगे, पहली कैबिनेट में देंगे। अरे एक भी नौकरी नहीं दी, और नौकरी तो क्या देना था, 1.5 लाख सृजित पद वो समाप्त कर दिए। आप बोलते थे हम 58 साल की पक्की नौकरी पेंशन वाली देंगे, अब बोलते हैं हम वन मित्र लगाएंगे, रोगी मित्र लगाएंगे, पशु मित्र लगाएंगे, पता नहीं किस किस के मित्र लगाएंगे, और वो भी अप्रेंटिस लगाएंगे, पक्का नहीं लगाएंगे। बीजेपी की सरकार बाद में आकर के देखेगी क्या करना है, पर लगा कोई भी नहीं। बेरोजगारों के साथ धोखा, बहनों के साथ धोखा। 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे, आज भी बाजार में 50 रुपए बिक रहा है। 100 रुपए खरीदेंगे, गोबर खरीदेंगे, 700 करोड़ रुपया बेरोजगार युवकों को देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 125 मिलती थी वो भी बंद, बिजली का दाम भी बंद। झूठ की पराकाष्ठा। और प्रदेश की जनता इस बुरी तरह से त्रस्त है, पहली बार हिमाचल के इतिहास में 8,000 से ज्यादा सेवानिवृत्त लोग, 80 बुजुर्ग घर से किराया देके खर्चा करके धर्मशाला में विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे। इसलिए हिमाचल की जनता की आस टूट चुकी है, और अब तो जनता इंतजार कर रही है कब चुनाव आए और कब सत्ता परिवर्तन। डॉक्टर साहब, नाहन मेडिकल कॉलेज का जिक्र जरूरी है। प्रदेश स्तर पर ये मुद्दा अब जो दिखता है, एक भी नया ईंट ये सरकार निर्माण कार्य के नाम पर नहीं लगा पाई है। परेशानियां लोगों की लगातार बढ़ रही है, और सरकार कहती है कि एक नई कमेटी अब इन्होंने बनाई है, वो कमेटी अब डिसीजन लेगी कि कहाँ ये बनना है, कैसे इसके काम जो वो आगे बढ़ेंगे। क्या कहना आपका? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, माननीय मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को 3 मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण के लिए 261 करोड़ रुपए दिया। नाहन मेडिकल कॉलेज को भी 261 करोड़ रुपया आया। उसके भवन निर्माण का काम शुरू हुआ। 200 बेड की व्यवस्था पहले थी, 300 बेड इसमें और आने थे, और टीचिंग ब्लॉक बनना था। उसके टेंडर हो गए। 11 मंजिल की 2 बिल्डिंगें बननी थी। 117 बीघा जमीन मेडिकल कॉलेज के नाम हो गई। पानी की माकूल व्यवस्था हो गई, पानी के टैंक बन गए, बिजली की व्यवस्था हो गई, ट्रांसफार्मर्स लग गए। संपूर्ण व्यवस्था के बाद 7 मंजिला भवन का निर्माण हो गया। सत्ता परिवर्तन होते ही 3 साल से भवन निर्माण का काम बंद हो गया। काश ये भवन निर्माण चलता हुआ होता तो अभी तक 300 बेड और इसमें बढ़ जाते। जो बहनें घंटों घंटों लाइन में लग के इंतजार करती हैं,
उनके लिए माता और शिशु अस्पताल उसके 20 करोड़ अलग से दिए हुए हैं, वो भी निर्माण कार्य होना था, वो भी अभी तक पूर्ण हो जाता। और 1500 की ओपीडी पहुंच गई। अगर ये कंस्ट्रक्शन हो गई होती तो 3000 की ओपीडी होती। बच्चों का सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट, उसके लिए संपूर्ण व्यवस्था होने वाली थी, वो नहीं हुई। कैंसर डिपार्टमेंट की व्यवस्था होने वाली थी, वो भवन निर्माण रुक गया, इसलिए नहीं हुई। हार्ट के लिए व्यवस्था होनी थी और कैथ लैब लगनी थी, भवन निर्माण नहीं हुआ, इसलिए वो भी लटक गई। ऑर्थो के ऑपरेशन शुरू किए थे, नया ओटी बनना था, इसलिए जहां का था वहीं का वहीं रह गया। हमारी जो प्रोग्रेस हो रही थी वो रुक गई और डॉक्टरों की संख्या, पैरामेडिकल की संख्या, वो भी रुक गई। ये सारा काम केवल और केवल वर्तमान प्रदेश सरकार की नालायकी के कारण रुका। सिरमौर जिला के प्रत्येक व्यक्ति को इस काम के बंद होने का नुकसान हुआ। ये केवल नाहन का नुकसान नहीं है। जो मरीज पहले बाहर रेफर होते थे उनका इलाज नाहन में शुरू हो गया था। अब यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट शुरू होने वाले थे और वो भवन निर्माण की कमी से प्रभावित हो गए। 3 साल बीत जाने के बाद सरकार कहती है कि हम नए स्थान के ऊपर इसको बनाएंगे। काश अगर जे नई सरकार को नए स्थान पर बनाना था तो 3 साल पहले बनाते, कोई हर्ज नहीं था। 3 साल पहले बनाना शुरू करते तो अभी तक कुछ बन जाता। अब आज की तिथि में नई कमेटी का गठन करके नए स्थान का निर्णय करके 1.5 साल वैसे निकल जाएगा, परंतु 5 साल जनता के बर्बाद हो गए और 261 करोड़ रुपए की धनराशि जो दी गई थी आने वाले समय में कॉस्ट एस्केलेशन के कारण उससे भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। अभी मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था और वो स्टेटमेंट थी माननीय मंत्री धर्मानी जी की। मेरे को तो ये लगा कि शायद स्वास्थ्य महकमा धर्मानी जी के पास चला गया, क्योंकि उन्होंने मेडिकल कॉलेज के ऊपर बात शुरू कर दी और शांडिल साहब से महकमा ले लिया गया। पर फिर मैंने शाम को देखा महकमा तो नहीं लिया उनसे, तो महकमा तो शांडिल जी के पास ही है। तो धर्मानी जी वास्तु स्थिति जाने बिना सिरमौर जिला की जनता के साथ और धोखा क्यों कर रहे हैं? 3.25 साल से एक ईंट मेडिकल कॉलेज में नहीं लगी, उसकी जिम्मेवारी धर्मानी जी ले रहे हैं क्या? आज तक 500 बेड का हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था, जिसके पैसे केंद्र सरकार ने दिए थे, उसकी जिम्मेवारी हेल्थ मिनिस्टर साहब से छुड़वा के अब धर्मानी जी को दे दी गई। केवल और केवल राजनीति करने के लिए प्रदेश की जनता, सिरमौर की जनता और नाहन की जनता के साथ किया गया धोखा, यह अस्वीकार्य है। अब किसकी आंख में धूल झोंकना चाहते हैं? 3 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं कि नई मशीनें आएंगी, नए बेड लगेंगे, नई व्यवस्था होगी। क्या किया 3 साल में? धर्मानी जी जरा पूछता हूं मैं, 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे, तीनों के तीनों बंद पड़े हैं। 25 आइस हमारे और वेंटिलेटर लगाए थे, 25 के 25 बंद पड़े हैं। 7 आईसीयू के बेड थे, 7 के 7 बंद पड़े हैं। एक भी नया ऑपरेशन थिएटर नहीं बनाया, एक भी नया बेड नहीं बनाया, एक भी नया एक्सरे नहीं लगाया, एक भी नया अल्ट्रासाउंड नहीं लगाया, एक भी नई लेबोरेटरी नहीं लगाई। आपने किया क्या है जो आप 3 साल के बाद, 3.25 साल के बाद और कहते हैं कि वहां एम्बुलेंस नहीं जाती है? हिमाचल का सबसे पुराना अस्पताल है और आपको मालूम नहीं कि वहां एम्बुलेंस नहीं जाती है। तथ्यों को जानिए और जान करके बात करिए। वास्तव में
इलाके के साथ अन्याय हुआ है। 3-3.25 साल में शानदार अस्पताल बन के जनता के लिए मिलना चाहिए था। और डॉक्टर साहब, एक और चर्चा का विषय नाहन में खासकर बना हुआ स्थानीय मुद्दा है धारक्यारी बनोक सड़क, इसके साथ साथ सेनवाला बोगरिया। ये कहना कि मौजूदा सरकार ने फॉरेस्ट क्लियरेंस इसकी दिलवाई है, इसको लेकर विधायक का भी बयान सामने आया था जो कांग्रेस के स्थानीय विधायक है। इसकी वास्तविकता क्या है? क्योंकि इसमें आपके समय पे भी प्रयास शुरू हो गए थे, तो जनता जानना चाहती कि वास्तविकता क्या है। कहीं ना कहीं जनता के बीच ये बात की एक श्रेय लेने की कोशिश में हो रही है, तो क्या वास्तविकता इसकी? बिरोजा फैक्ट्री से लेकर के सब्जी मंडी की सड़क, अब उसको चाहे धारक्यारी सड़क का नाम दें या जाबल की बाग की सड़क का नाम दें, ये सड़क सेना के प्रतिबंध के कारण बरसों तक लंबित रही। कांग्रेस की सरकारें आई गई, परंतु ये सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। पिछली सरकार के दौरान हमने माननीय केंद्रीय और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से संवाद किया और हम धन्यवादी हैं मोदी सरकार के माननीय राजनाथ सिंह जी के, जिन्होंने सेना से हमें इस सड़क को निकालने की परमिशन दी और वो माननीय राष्ट्रपति महोदय से नोटिफाई हो गई। नोटिफाई होने के बाद उसका कुछ पैसा वो जमा होना था और हमने तुरंत इस सड़क पर काम लगा के इस सड़क को बना के इस पे बस शुरू कर दी। सत्ता परिवर्तन हो गया, नई सरकार आ गई, नए माननीय विधायक आ गए। 3-3.25 साल में यह सड़क लोहालाट सड़क होनी चाहिए थी, पक्की सड़क हो जानी चाहिए थी, निरंतर आवागमन इसमें होना चाहिए था, परंतु यह सड़क जस की तस रही। अलबत्ता उल्टे उसमें गड्ढे पड़ गए और वो वैसी की वैसी है। 3.25 साल इलाके के लोगों के बर्बाद हो गए। 2 सड़कों का निर्माण इससे जुड़ी हुई और है, उसमें जाबल का बाग खरको वाया कंडईवाला और दूसरी सैनवाला बोगरिया चरूवाला गाढ़ा। तो ये दोनों सड़कों के प्रारूप इनकी और नाबार्ड की दृष्टि से डीपीआर का निर्माण वो कंप्लीट हमने अपने टेन्योर में किया। अलबत्ता उनकी फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं आई थी, वो फॉरेस्ट क्लियरेंस वर्तमान सरकार के दौरान आई है। उसमें भी बहुत लंबी अवधि लगी, 3 साल का समय उस फॉरेस्ट क्लियरेंस में लगा। ये भी एक जनता के लिए देरी का सबब है। फिर भी उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस आई है, तो अतिशीघ्र उन दोनों सड़कों का निर्माण कार्य होना चाहिए, क्योंकि उसमें नाबार्ड के पैसे का प्रावधान है। सो डिफेंस की सड़क वो चालू होनी चाहिए और पक्की होनी चाहिए, लोहालाट होनी चाहिए थी अभी तक। और ये 2 सड़कों में भी फॉरेस्ट क्लियरेंस आई है, तो उसका काम शुरू होना चाहिए। बिल्कुल। तो तमाम बातों पर डॉक्टर साहब ने बेबाक तरीके से जो अपनी बातें सामने रखी, साथ साथ ये कहा कि मौजूदा सरकार खासकर 3 साल का ये जो कार्यकाल हिमाचल प्रदेश के भीतर रहा है, बेहद निराशाजनक, किसी भी वर्ग की उम्मीदों पर ये सरकार खरा नहीं उतर पाई और मुख्य रूप से 2022 के चुनाव में जो गारंटियां इस सरकार ने प्रदेश की जनता को दी थी, वो गारंटियां पूरी नहीं हो पाई। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा।